Hello everyone. In this video we will learn about acute tonsillitis. तो acute tonsillitis को डिटेल में देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस का मतलब क्या है। तो टॉन्सिलाइटिस क्या है? तो कि इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स। ओल्ड एयर सिरिंग में हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे उसमें से दो पेलेटाइन टॉन्सिल भी थे ना। तो वो जो पेलेटाइन टॉन्सिल है, टॉन्सिल्स जो है उसका इन्फेक्शन मतलब कि टॉन्सिलाइटिस। तो ये जो इन्फेक्शंस है वो बहुत सी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली ये जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है। टॉन्सिलाइटिस क्या है? तो इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स कॉमनली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड सोर थ्रोट। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो रहा है एंड उससे क्या होगा? तो कि फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा। तो टॉन्सिलाइटिस टू टाइप का हो सकता है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बारे में देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस के स्टेजेस, टॉन्सिलाइटिस क्या है ये देख लिया हमने कि इन्फेक्शन है। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में कौन कौन से स्टेज होते हैं, डिसीज में क्या क्या देखने को मिलता है, उसको समझने से पहले हमें टॉन्सिल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अब हम टॉन्सिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या होगा टॉन्सिल में। तो ये जो टॉन्सिल है, ये टॉन्सिल है। ठीक है। तो टॉन्सिल में सबसे बाहर की साइड एपिथेलियम होगा, सरफेस एपिथेलियम। ठीक है। और ये एपिथेलियम है वो कौन सा एपिथेलियम होगा, कौन से एपिथेलियम से कंटिन्यू होगा? तो कि ये जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट हो गए ना ये टॉन्सिल्स, तो ओरोफेरिंग्स वाला जो एपिथेलियम है वही एपिथेलियम ये टॉन्सिल्स का होगा। ठीक है। तो सब बाहर की साइड सरफेस एपिथेलियम होगा पूरे टॉन्सिल में। फिर सेकेंड नंबर पे क्या है? तो कि क्रिप्ट्स देखने को मिलेगी। तो क्रिप्ट्स क्या है? तो कि क्रिप्ट्स आर ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशंस फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम। ये सरफेस एपिथेलियम ही था ना, कंटिन्यूअस एपिथेलियम हो सकता था, बट ये एपिथेलियम ही ऐसे अंदर की साइड चला गया है टॉन्सिल के अंदर। तो ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशंस फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम, ये क्रिप्ट्स है। ठीक है। ये वाली क्रिप्ट्स है, ये वाली क्रिप्ट है। तो ये क्रिप्ट्स है टॉन्सिल के अंदर। एंड क्या क्या देखा अभी तक हमने? तो कि सरफेस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, ये क्रिप्ट्स प्रेजेंट होगी एंड अंदर की साइड यहाँ पे जो एक्चुअल लिम्फेटिक टिश्यू है वो प्रेजेंट होगी ना। टॉन्सिल्स क्या है? तो कि लिम्फेटिक टिश्यू ही है, तो लिम्फेटिक टिश्यू भी होगी ना। बेसिकली ये ऐसा लिम्फेटिक टिश्यू का ही स्ट्रक्चर होगा। उसके बाहर की साइड जो एपिथेलियम उसका होगा वो, एंड वो इन्वेजिनेशंस जो देखने को मिलते हैं वो क्रिप्ट्स। ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं टॉन्सिल के अंदर। ऐसे स्ट्रक्चर्स तो नहीं बोल सकते, बट ये होता है टॉन्सिल के अंदर कि भाई सबसे पहले बाहर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये क्रिप्ट्स देखने को मिलती है एंड लिम्फेटिक टिश्यू होती है प्रॉपर। फिर अब हमें टॉन्सिलाइटिस देखना है ना कि अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है टॉन्सिल्स में, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो स्टेज वाइज हम इस डिसीज को देखते हैं। तो सबसे पहले जब इन्फेक्शन होगा टॉन्सिल्स में तो वो सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस होगा। सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस मतलब क्या? तो कि ये जो कंडीशन है वो मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस में देखने को मिलती है, बैक्टीरियल में भी देखने को मिलती है, बट सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा? तो कि ये जो हमने यहाँ पे देखा ना कि सबसे बाहर क्या होगा, तो कि एपिथेलियम होगा टॉन्सिल्स में। तो ये जो बाहर का सुपरफिशियल एपिथेलियम होगा पूरा टॉन्सिल में, सरफेस एपिथेलियम होगा, उस एपिथेलियम का ही इन्वॉल्वमेंट होगा सबसे पहले। इन्फेक्शन किसका होगा? तो कि टॉन्सिल्स के बाहर जो एपिथेलियम है सिर्फ उस एपिथेलियम का ही इन्फेक्शन होगा। ठीक है। तो ये हो गया सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस का दूसरा नाम एक्यूट कंटाइनल टॉन्सिलाइटिस भी है। उसके बाद सेकेंड स्टेज बोल लीजिए या सेकेंड पार्ट बोल लीजिए इस डिसीज़ का। सबसे पहले एपिथेलियम का इन्फेक्शन हो गया, अब डिसीज प्रोग्रेस हो रहा है, तो आगे जाके क्या होगा? तो कि एक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलेगा। फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस मतलब क्या? तो कि ये जो सरफेस एपिथेलियम में इन्फेक्शन हुआ था ना, यहाँ पे भी एपिथेलियम में इन्फेक्शन हुआ होगा, तो ये जो सरफेस बाहर की साइड ही जो इन्फेक्शन था वो क्रिप्ट के अंदर स्प्रेड होगा। ठीक है। ये जो सरफेस एपिथेलियम पे जो इन्फेक्शन था वो इन्फेक्शन जनरली पहले सुपरफिशियल था, फिर बाद में क्या होगा तो कि क्रिप्ट्स के अंदर, ये जो क्रिप्ट्स है, ये जो क्रिप्ट्स है, क्रिप्ट्स के अंदर स्प्रेड होगा जो इन्फेक्शन है वो। एंड ये जो इन्फेक्शन होगा तो जनरली क्या बनता है? पस बनता है। तो
ये जो क्रिप्ट्स होगी ना वो पस से भरी हुई होगी, प्यूरुलेंट मटेरियल देखने को मिलेगा क्रिप्ट में। एंड क्रिप्ट का जो ओपनिंग होगा सरफेस के ऊपर, वहाँ हमें येलोइश स्पॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड वो येलोइश स्पॉट क्या होगा, तो कि वो इन्फेक्शन होगा जो पस एंड ऑल वो सब चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये जो स्टेज था वो हो गया एक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। फिर उसके बाद है एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। इसमें क्या होगा कि टॉन्सिल के अंदर की जो टिश्यू है लिम्फेटिक टिश्यू, उसका भी इन्फेक्शन हो जाएगा। टॉन्सिल्स यूनिफॉर्मली एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे टॉन्सिल्स जो है वो एनलार्ज हो जाएंगे एंड रेड कलर के हो गए। जनरल इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है वो जगह रेड ही होती है ना। तो इसमें क्या होगा ये पेरेन्काइमेटस वाले स्टेज में, तो कि टॉन्सिल्स यूनिफॉर्मली एनलार्ज हो जाएंगे एंड रेड कलर के होंगे। फिर उसके बाद है एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। इसमें क्या होगा कि क्रिप्ट्स, यहाँ फोलिकुलर वाले स्टेज में हमने देखा कि क्रिप्ट्स में से जो प्यूरुलेंट मटेरियल है पस है वो बाहर निकल रहा होगा। तो इस स्टेज में क्या होगा कि ये जो पस मटेरियल जो बाहर निकल रहा है वो सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा एंड पूरा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। पूरे टॉन्सिल के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल, कि टॉन्सिल के ऊपर अगर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, आप ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करें एंड टॉन्सिल के ऊपर आपको मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। सिर्फ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन में ही मेम्ब्रेन बने ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे 10 डिसीज है जिसके अंदर ऐसे 10 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, बहुत से हो सकते हैं बट अभी के लिए ईएनटी में हमें 10 डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ने हैं कि अगर टॉन्सिल के ऊपर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है तो इसमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उसमें से एक कंडीशन ये भी है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस वाला जो स्टेज है उसमें टॉन्सिल के ऊपर पूरा वाइट कलर का या जो भी कलर है उसका मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेज हो गए। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि इसमें से कोई भी एक स्टेज भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस पूरा क्वेश्चन पूछा है तो हमें पूरा क्वेश्चन ही लिखना है। बट अगर ऐसा पूछा है कि भाई एक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, तो हमें स्पेसिफिकली इस स्टेज को मेंशन करना पड़ेगा कि इस स्टेज में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना। फिर इसके बाद हम देखते हैं इटियोलॉजी। तो जनरली ये जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है ना वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली इट अफेक्ट्स स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट एडल्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ही देखने को मिलेगा, मोस्टली उसमें देखने को मिलता है बट एडल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड इन्फेंट्स में ये रेयर कंडीशन है एंड मोर देन 50 ईयर्स है तो उसमें भी ये रेयर कंडीशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती बट रेयर कंडीशन है। मोस्ट कॉमनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। एंड मोस्ट कॉमनली कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको अफेक्ट करता, ये कंडीशन कराता है, तो कि हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है इस डिसीज से। इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो कि स्टेफाइलोकोकाई हो सकते हैं, न्यूमोकोकाई हो सकते हैं और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये हो गई बैक्टीरिया की बात, बट इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है बट मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरिया है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में सबसे पहला क्या है, तो कि सोर थ्रोट होगा। अगर ये कंडीशन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो सोर थ्रोट होगा उसको। फिर डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है। अभी जहाँ से हमारा डिग्लूटेशन हो रहा है उसी एरिया में है ये टॉन्सिल जो इन्फ्लाम हो गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, तो स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो गई, ऑब्वियसली बात है। एंड चाइल्ड है ना वो रिफ्यूज़ करेगा खाने से। अगर आप चाइल्ड को अगर उसकी मदर उसको खिला रही है तो वो खाना नहीं खाएगा ठीक से। क्यों? क्योंकि अगर वो खाना खा रहा है तो स्वॉलोइंग के टाइम उसको पेन हो रहा होगा, इसलिए। फिर फीवर देखने को मिलेगा एंड जो फीवर है वो 38 to 40 डिग्री तक का हो सकता है, ठीक है। एंड इट मे बी एसोसिएटेड टू चिल्स एंड राइगर। चिल्स एंड राइगर भी देखने को मिल सकते हैं फीवर में, और फीवर के साथ साथ चिल्स एंड राइगर भी हो सकते हैं, ठीक है।
फिर क्या है कि अब इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि कभी कभी क्या होता है कि चाइल्ड अनएक्सप्लेन्ड फीवर के साथ प्रेजेंट होता है। चाइल्ड आया, उसको फीवर है, आपने सब इन्वेस्टिगेशन कराई, सब रिपोर्ट्स करवाए, बट कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया। आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि क्यों इस बच्चे को फीवर है। तो फिर अगर आप ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सीडेंटली आपको पता चलेगा कि वो इसको तो टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन है, टॉन्सिल का इन्फेक्शन है। ठीक है। फिर क्या है कि ईयर एक, कान में पेन होगा इसको। एंड ये क्यों होगा, तो कि रिफर्ड पेन वाला वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं कि थ्रोट में कोई कंडीशन है, उसकी वजह से रिफर्ड पेन हो रहा है ईयर में, तो ईयर एक भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, कौन कौन से अदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं इसके साथ साथ, तो कि हेडेक हो सकता है, मलेज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जनरल बॉडी एक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ठीक है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स है, बट मेनली सोर थ्रोट फीवर ये देखने को मिलता है। तो ये हो गए सिम्टम्स। अब हम देखेंगे साइंस के बारे में। तो साइंस में क्या है कि अगर आप साइंस तो हमें देखनी होती है, एग्जामिनर फाइंड करेगा ये जो साइंस है वो, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि इसकी टंग है ना, वो कोस्टेड हो गई। कोस्टेड मतलब कि क्या, कि टंग के ऊपर वाइट कलर के डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा। ठीक है। टंग इज कोस्टेड, ये बुक में से, ENT की बुक में दिया है, टंग इज कोस्टेड। तो इसका मतलब क्या है, तो कि टंग के ऊपर वाइट कलर का मेम्ब्रेन बन जाएगा। फिर उसके बाद है कि ब्रीथ इज फिटेड। इसका मतलब क्या है कि जब पेशेंट ब्रीथ करेगा ना, तो उसकी ब्रीदिंग में से बैड स्मेल आएगी। ठीक है। तो ये हो गया दोनों। फिर उसके बाद है क्या है कि अगर हम ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करेंगे, तो जो पिलर्स है, सॉफ्ट पैलेट है, यूवुला है, उसके अराउंड हमें हाइपरेमिया देखने को मिलेगा। ब्लड रेड रेड कलर का सब हो गया होगा, इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली हो गया होगा हाइपरेमिया। फिर क्या है कि जो स्टेज पे वो आगे हमने देखे ना अभी कि ये स्टेज हो सकते हैं, ये सुपरफिशियल फोलिकुलर पेरेन्काइमाइटिस मेम्ब्रेनस, तो इसमें से जिस भी स्टेज में उस बच्चे का डिजीज़ प्रेजेंट है, अगर उसको वो फोलिकुलर वाले स्टेज में है तो क्या देखने को मिलेगा, पेरेन्काइमाइटिस वाले स्टेज में है तो क्या देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेनस वाले स्टेज में है तो क्या देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई एक स्टेज के बारे में पूछा है तो आपको उसी स्टेज के बारे में लिखना है। अगर जनरल क्वेश्चन है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, तो ये सब लिखना है। ठीक है। तो फोलिकुलर वाले स्टेज में हमने क्या देखा था, तो कि जो क्रिप्ट तक इन्फेक्शन फैल गया होगा और क्रिप्ट के बाहर येलो कलर का या पर्स निकल रहा हो, ऐसा दिखेगा। तो यही वही यहाँ पे लिखना है जो हमने आगे सीखा ना, वही कि भाई हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर वो फोलिकुलर वाले स्टेज में होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कि जो क्रिप्ट्स की ओपनिंग है वहाँ पे प्यूरल मटेरियल बाहर निकल रहा हो, ऐसा देखने को मिलेगा। फिर मेम्ब्रेनस वाले स्टेज में हो तो वाइटिश मेम्ब्रेन बन गया हो, ऐसा दिखेगा। टॉन्सिल के मीडियल सरफेस पे मेम्ब्रेन बन गया हो, ऐसा दिखेगा। फिर इसमें जो मेम्ब्रेन दिखेगा ना, उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। डिप्थेरिया हमने सेकेंड ईयर में हमने डिप्थेरिया पढ़ा था माइक्रो में, उसमें भी मेम्ब्रेन देखने को मिलता था। बट उसमें क्या होता था कि अगर उस मेम्ब्रेन को हम रिमूव करें ना तो ब्लीडिंग होती थी, इसमें ऐसा नहीं होगा। फिर क्या है कि पेरेन्काइमाइटिस वाले स्टेज में होगा अगर वो, तो जो टॉन्सिल्स है यूनिफॉर्मली एनलार्ज हो गए एंड मीडियल इतने एनलार्ज हो गए टॉन्सिल्स की दोनों साइड के टॉन्सिल मिडिल साइड में एक दूसरे से मीट हो जाएंगे। ठीक है। इतने एनलार्ज हो जाएंगे टॉन्सिल्स, ऑलमोस्ट मीट इन द मिडल लाइन। तो ये हो गया कि किस स्टेज में, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। फिर क्या है कि जो ग्यूरोडाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड है वो एनलार्ज एंड टेंडर होगी, वो जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज होगी एंड अगर हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसको हम टच करेंगे तो टेंडरनेस देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इस डिसीज़ को हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला क्या है, तो कि बेड रेस्ट एडवाइस करना है हमें उस पेशेंट को। फिर उसके बाद क्या बोलना है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत से फ्लूइड्स पियो भाई, बहुत से फ्लूइड्स दो उसको। फिर उसके बाद क्या है कि एनाल्जेसिक्स देने हैं, क्योंकि उसको पेन हो रहा होगा, तो हम लोकल पेन को रिलीव करने के लिए हम एस्पिरिन, पैरासीटामोल ऐसे एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। फिर एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं, फीवर है उसको, उसके लिए।
फिर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा अगर, तो हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं। कौन सी दे सकते हैं? तो कि पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है, पेनिसिलिन दे सकते हैं। एंड अगर उसको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम उसके बदले एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 7 to 10 डेज़ के लिए। फिर उसके बाद है बीटाडिन गार्गल्स एडवाइस करने हैं उसको। फिर क्या है कि इस डिसीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी, तो कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को हम सही से ट्रीट ना करें तो और सही से ट्रीट ना करें और रिकरेंट एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अटैक हो रहे हो अगर, तो ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में भी जा सकता है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर क्या है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है इसकी वजह से। अगर रिकरेंट अटैक हो रहे हैं इसके तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है तो कि रूमेटिक फीवर हो सकता है। अगर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो रहा है टॉन्सिलाइटिस, तो हमें पता ही है रूमेटिक फीवर क्या है। अगर नहीं पता अभी आपको तो डोंट वरी, मेडिसिन में आएगा आपको कि रूमेटिक फीवर के बारे में डिटेल में मेडिसिन में CVS में आएगा कि अगर पैथो में भी आया ही होगा सेकेंड ईयर में कि भाई ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन है, तो वो बहुत से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। अगर मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो गई हो तो वो डिटेल में हम रूमेटिक फीवर वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस अगर ये टॉन्सिलाइटिस है वो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हुए हो तो रूमेटिक फीवर भी हो सकता है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस जो है डिसीज वो 2 टाइप का होता है ना, एक्यूट एंड सब एक्यूट। तो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है अगर टॉन्सिलाइटिस वाले बैक्टीरिया ने हार्ट के अंदर इन्फेक्शन कर दिया, तो हार्ट के एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन कर दिया। तो एब्सेस हो सकते हैं, पेरिडोन्सिलर एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस एंड सर्वाइकल एब्सेस, ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बट ये बहुत टाइम तक अगर डिसीज़ हो रहा है ना तो होगी। जनरली 1-2 एपिसोड में ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आपको इस डिसीज़ के बारे में आइडिया आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट करने हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।